हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमित अहलावत। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। चलिए, अगर बढ़िया हैं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो अपना था वो था एंथैल्पी। एंथैल्पी मैंने आपको अच्छे से समझाया कि एंथैल्पी क्या होती है। ये भी एक तरह की हीट है, बट ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है। जैसा कि आपने इंटरनल एनर्जी में पढ़ा, वो भी चेंज हो रही थी हीट की वजह से, बट वो हो रही थी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर आपने इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें, तभी आप जो आज का लेक्चर देखेंगे उसमें आपको मज़ा आएगा। चलिए, और आपने देखा है तो फिर हम यूज़ करेंगे एंथैल्पी को भी और इंटरनल एनर्जी को भी, वो सभी चीज़ें आपको काफ़ी बेटर लगेंगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है? देखिए, जनरल सी बात कर लेते हैं। मान लिया मैं गया, या छोड़ देते हैं, आप दो फ्रेंड ले लेते हैं, आप और आपके दो फ्रेंड। तो हुआ क्या, आप बाहर जाके कहीं धूप में खड़े हो गए। ओके, ड्राइंग काफ़ी अच्छी है मेरी, ठीक है, तो मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसको भी सेम टेम्परेचर मिल रहा है, इसको भी सेम टेम्परेचर मिल रहा है, और इसको भी सेम टेम्परेचर मिल रहा है। पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि आप सभी फिट थे बिल्कुल। बट आप 1 घंटे तक गर्मी के दिनों में धूप में खड़े रहे। हमने देखा इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी चेंज हो गया, बहुत कम टाइम में चेंज हो गया, बहुत कम हीट ली और बढ़ गया, और वो 38 हो गया। ओके, बहुत कम हीट में ही टेम्परेचर बढ़ गया, और इसने हीट उससे ज़्यादा गेन की, तब 38 हुआ, और इसने सबसे ज़्यादा गेन की, तो यहाँ पे हीट गेन करता रहा, बट उसका 37 ही रहा। काफ़ी टाइम के बाद, तब काफ़ी हीट उसने ले ली है, तब जाके वो क्या हुआ, 38 हुआ। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई, सबको हीट दी जा रही थी, बट ये कम हीट में अपना टेम्परेचर चेंज करके चला गया। इससे ज़्यादा इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, और इसने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, तो क्या बोलेंगे, किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है? इसकी, क्योंकि वो हीट लेता रहा, बट उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आगे और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। मान लेते हैं कोई मेटल है या कोई सबस्टांस है, तब आप इसको हीट देते हैं, और उस बॉडी का या उस सब्सटेंस का या उस एलिमेंट का टेम्परेचर, मान लेते हैं ये आयरन है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो उसी को कहते हैं उसकी हीट कैपेसिटी। कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। अब ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इनमें ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि ये बड़ा है। तो कैसी प्रॉपर्टी हो गई है, हालांकि इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, बट मान लो ये 100 जूल लेने के बाद हुआ है और ये 200 जूल लेने के बाद हुआ है, तो वैल्यू तो चेंज हो गई। किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट पे। किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे। अगर डिपेंड करती है अमाउंट पे, नेचर पे, तो प्रॉपर्टी होगी एक्सटेंसिव। तो याद रखना, हीट कैपेसिटी हमारी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब कोई बच्चा कंफ्यूज है, फर्स्ट टाइम ही लेक्चर देख रहा है, तो देखिए मैंने ये सभी प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लेन की है। इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है, वो आप ज़रूर देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, इंटेंसिव वो होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, एक्सटेंसिव वो होती हैं जो चेंज हो जाती हैं। चलिए, तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी कैसी हो गई है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट फंडा कवर करते हैं। देखिए, अब हमारे घर में यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं। अब खाना बनाने के लिए हम कैसे यूटेंसिल्स यूज़ करें, जिनकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो वो,
या जिनकी हीट कैपेसिटी कम हो वो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करें और सोचें, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आंसर देखें। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि जिनकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो वो यूज़ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे नहीं नहीं सर हमने तो यही बोला है जिसकी हीट कैपेसिटी कम है। देखिए आपने हीट दी, क्या आप कंटेनर को हीट अप करना चाह रहे हैं क्या? नहीं। मान लो इसमें वाटर है, हम तो वाटर को बॉईल करना चाहते हैं। तो अगर आपके कंटेनर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो वो हीट लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा और अपना टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं करेगा। जैसा कि यहाँ पे देखा, इसने 100 जूल पे इंक्रीज कर दिया और इसने 200 जूल पे किया। तो हमारे लिए कौन सा बेटर कंटेनर रहेगा? ये वाला। अब मेटल का नेचर भी देखा जाता है कि कौन सी मेटल हम यूज़ करते हैं। हम वो मेटल यूज़ करेंगे जो बहुत कम हीट लेके और अपना टेम्परेचर बढ़ा दे। क्यों? क्योंकि हमें तो इसको बॉईल करना है। तब इसका बढ़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस, तभी तो ऊपर जाएगा। इसका मान लो अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तभी तो ये डिलीवर कर पाएगा। अगर मेटल का ही नहीं बढ़ा तो वो डिलीवर कैसे करेगा? तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि यूटेंसिल्स का जो हीट कैपेसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कम होनी चाहिए। कम हीट देने से उसका टेम्परेचर राइज हो जाए, ये हमारे लिए बेस्ट होगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये भी क्लियर हो गया होगा कि हीट कैपेसिटी होती क्या है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैथमेटिकली इसको क्लियर करते हैं। चलिए, ये तो रफली मैंने आपको आइडिया दिया होता क्या है। अब हम मैथमेटिकली इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। चलिए सुनिए, मैथमेटिकली क्या रहेगा। मैथमेटिकली देखिए, मैथमेटिकली में हम बोलेंगे जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी के। कितना टेम्परेचर में चेंज आया है वही हमारी क्या है, हीट। जितनी हीट दोगे उसी हिसाब से तो आपका क्या चेंज हो रहा होगा, टेम्परेचर। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इसको हटाना तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं, सी, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट। हमारा ये कितनी हीट कैपेसिटी है उसकी, ये हम बता सकते हैं इनटू डेल्टा टी। अब C इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, यहाँ से एक बात और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। C, व्हाट इज C? हीट कैपेसिटी। तो अगर हीट कैपेसिटी ज़्यादा है इसका मतलब वो टेम्परेचर में चेंज नहीं करेगा, हीट को लेता रहेगा बट वो अपना टेम्परेचर राइज ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया इन्वर्सली। अगर हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो जो टेम्परेचर में चेंज आएगा वो कम आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके सामने 2 कंटेनर बनाए, एक तो हम इसको हीट दे रहे हैं, बड़ा सा कंटेनर हमने लिया, और एक हमने ये कंटेनर लिया। तो आपसे पूछा गया सेम अमाउंट ऑफ हीट दी गई, ये पहले था मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस था, बट सेम अमाउंट में ये 30 डिग्री सेल्सियस हुआ और वो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो किसकी हीट, इसमें जो चेंज आया वो ज़्यादा आया। यहाँ पे चेंज जो आया है वो आया 50 माइनस 20 30, और यहाँ पे जो चेंज आया वो कितना रहा, 30 माइनस 20 ओनली 10 का। तो फिर 10 का क्यों आया, हीट तो सेम दे रहे थे, क्योंकि इस कंटेनर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई होगी, हीट कैपेसिटी डेल्टा टी के क्या रहेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। इसमें हीट कैपेसिटी कम थी इसीलिए चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा आ गया। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पे 2 बातें करने वाले हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंड कांस्टेंट प्रेशर पे। ये आप चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं। डेल्टा यू जो होता है वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एंड डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट। चलिए अब उन दोनों को यूज़ करते हुए हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वो नहीं पता है तो फिर आप लेक्चर ज़रूर देखें।
ठीक है, डेरिवेशन के साथ वो सभी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। चलिए अब देखिए, हम लेते हैं फर्स्ट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे हम जो चेंज करेंगे ना वो बहुत हल्का सा चेंज करेंगे। तो C इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, dQ/dt। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि स्मॉल चेंज के लिए D यूज़ करते हैं और लार्ज चेंज के लिए डेल्टा यूज़ करते हैं। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुई है तो कांस्टेंट वॉल्यूम हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, CV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब क्या होगा यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, अब वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने डाला हुआ है और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें उस पर बताई हुई हैं। अब देखिए ये बोलता है कि du इक्वल्स टू dq प्लस w। अब w की जगह पे हम क्या पुटअप कर सकते हैं, माइनस p डेल्टा v या dv ले लेंगे हम। अब हमने क्या लिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बात आपको याद रहेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम मींस डेल्टा v जीरो आएगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो आएगा, डेल्टा v लिखो या dv लिखो। तो क्या बचा, du जो है वो आ गया dq के इक्वल, कब, तब आपका क्या है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये बात हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये पुटअप कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dqv इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ गया यहाँ से, CV इक्वल्स टू dq की जगह पे हमने क्या रख दिया, du बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो ये इक्वेशन आपको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, ठीक है, सब सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। कांस्टेंट प्रेशर क्या रहेगा, हम इसकी बात करते हैं अब। चलिए तो कांस्टेंट प्रेशर पे देखते हैं क्या रहेगा। अब ये आप याद रखना क्योंकि आगे हम CP एंड CV, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिलेशन लेंगे हीट कैपेसिटी का। चलिए तो आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको जरूर समझना है। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, CP इक्वल्स टू dQ/dt। ये बात क्लियर है। वहां पे CV dQ/dt लिया था कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ओके, अब देखिए अब हम क्या यूज करने वाले हैं यहां पे। अब हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि जो CP है वो इक्वल होगा डेल्टा H/ΔT के। इसके लिए आपको एंथैल्पी की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर एंथैल्पी की नॉलेज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, du इक्वल्स टू dq माइनस p डेल्टा v या p dv लिखिए, बेटर रहेगा। ओके, तो ये हमारी वैल्यू हो गई है dq माइनस p डेल्टा v, ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब हमारे पास एंथैल्पी का फॉर्मूला भी होता है। एंथैल्पी क्या कहती है कि डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V।
पी डी वी ले लेंगे डेल्टा वी की बजाय। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, और नहीं पता है तो आप एंथैल्पी का टॉपिक देखेंगे और एंथैल्पी के टॉपिक में ये चीज़ आपको दी हुई जरूर मिलेगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, डी यू जो हमारा है, ये डी यू को क्या लिख सकते हैं, डी यू इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस, ये इधर आ गया, पी डी वी। ये हो गया इस इक्वेशन से। और इस इक्वेशन में हम क्या कर लेते हैं कि जो डेल्टा क्यू है वो निकालना है हमें। तो इस इक्वेशन को एडजस्ट अगर हम करते हैं तो इस इक्वेशन को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस क्या आ गया, पी डेल्टा वी। अब हम एक काम करते हैं, डी यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, इस वैल्यू को सेकंड मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, डी क्यू हम क्यों ले रहे हैं। ओके, अगर नहीं आई है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, सुनिए। फर्स्ट लॉ से क्या हुआ है, फर्स्ट लॉ बोलता है डी यू इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी डी वी। डी क्यू चाहिए हमें, तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, डी यू प्लस पी डी वी। ये हो गया फर्स्ट से। अब हम एंथैल्पी की हेल्प तो जरूर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे बातें चल रही हैं। तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे क्या आ गया, डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। ये इक्वेशन एंथैल्पी की है जो मैंने आपको ड्राइव करवाई हुई है। इससे हमने डी यू निकाल लिया, डी यू क्या आ गया, डी एच, ये इधर आया तो माइनस हो गया, पी डी वी। इस इक्वेशन को जो यहाँ पे ऊपर है इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डेल्टा यू की जगह पे हम ये पुटअप करते हैं तो क्या आ गया, डी क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डी वी। कट हो गया और ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो डेल्टा क्यू पी आया, वो किसके इक्वल आया, डी एच पी के। मीन्स एंथैल्पी चेंज जो रहेगा वो किसके इक्वल आता है, यहाँ पे डेल्टा क्यू पी के इक्वल। ये बात आपको क्लियर करनी है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होती है वो होती है एंथैल्पी चेंज, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है वो इंटरनल एनर्जी चेंज। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। मीन्स सी पी जो आया वो क्या आ गया है, डी एच अपॉन डी टी, और प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो सी वी निकाल चुके हैं, सी पी निकाल चुके हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ले लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं रिलेशन। क्या रिलेशन है सी पी एंड सी वी के बीच में, रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। देखिए आप ये बात जानते हैं, रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। आपको पता है H इक्वल्स टू U प्लस पी वी होता है, ये एंथैल्पी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आपको ज़रूर देखना चाहिए, तभी आगे की चीज़ें समझ आती हैं, क्योंकि सभी टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। अब PV क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT। n हमने 1 ले रखा है, 1 मोल की बातें कर रहे हैं, तो क्या PV की जगह पे RT पुटअप कर सकते हैं, श्योर, क्यों नहीं। तो H इक्वल्स टू U प्लस RT हो गया। अब ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं T के रिस्पेक्ट में। ये जो इक्वेशन है, डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू T। तो ये क्या आ गया, डी
एच बाय डी टी इक्वल्स टू डी यू बाय डी टी इक्वल्स टू प्लस आर। ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। हमने प्रूफ किया था कि सी वी जो होता है वो क्या होता है, डी यू बाय डी टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, और सी पी जो होता है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये रहता है। दोनों चीज़ें हमने प्रूफ की थी। हम पुटअप कर सकते हैं। डी एच बाई डी टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी पी। डी यू बाई डी टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी वी प्लस आर। ये रिलेशन हमारा यहाँ से निकल के आया, सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। अब आप याद रखना, आर जीरो हो नहीं सकता, आर की कांस्टेंट वैल्यू जरूर आती है। वो डिपेंड करता है यूनिट पे, 8.314 भी हो सकती है, 0.0821 भी हो सकती है, काफ़ी तरह की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो सी वी में तो ऐड होगा, इसका मतलब हुआ सी पी ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कभी पूछता है तो आप ये डेरिवेशन इजीली बता सकते हैं। कभी कभार रेशो पूछ लिया जाता है, गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है Cp बाय Cv। तो ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि जो Cp है वो हमेशा बड़ा है किससे, Cv से, तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। और बातें करते हैं हम गैसियस स्टेट के लिए, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अब गैसियस स्टेट के लिए जो गामा की वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वो आपको याद रख लेनी है। फिजिक्स में वो आपको डेरिवेशन से अच्छे से वो चीज़ें समझा भी दी जाती हैं कि ये इतना ही क्यों आया। चलिए देखिए, जो गामा होता है हमारा जो यूज़ हो रहा है वो चीज़ें हम बता देंगे, एक्स्ट्रा बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो देखिए जो गामा है उसकी वैल्यू 1.66 रहती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अब मोनो एटॉमिक गैस क्या है, हीलियम जिसमें एक ही एटम है, नियोन, आर्गन, ये सभी मोनो एटॉमिक है। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1.66। देन 1.40 फॉर डाई एटॉमिक गैस। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया। इन सब की बातें हम यहाँ पे करते हैं, जो डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम हमने यहाँ पे लिए हैं। फिर जो गामा है वो होता है 1.33 किसके लिए, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक, क्या ट्राई एटॉमिक भी है, हाँ क्यों नहीं, लाइक O3, SO2, CO2। ये आपको गामा पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में हम इसको यूज़ ज़रूर करते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके बाद हम आगे बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर हीट क्या होती है, और उसके न्यूमेरिकल्स पे हम बातें करने वाले हैं। ओके, तब तक आप ये लेक्चर अच्छे से कवर कीजिए और आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।